हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। आज है 28 अगस्त 2023 और आज हम बात करेंगे इसके द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल के। अगर आप इस चैनल के पीडीएफ को चाहते हैं तो इस चैनल के सिविल एनालिसिस ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कौन कौन से आर्टिकल हम बात करेंगे। पहली आर्टिकल है इंडिया रोहिंग्या रिफ्यूजी चिल्ड्रन आर नॉट क्रिमिनल। एक ये हो गया, मतलब इंडिया की जो इंडिया में रोहिंग्या रिफ्यूजी का जो स्टेटस है वो किस तरह से और जो चिल्ड्रन है वो कैसे वल्नरेबल कंडीशन पे है उसके बारे में यहाँ डिस्कस की जाएगी। अगला आर्टिकल है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट इन स्पेस मिशन। किस तरीके से हर एक स्टेट का अपना इंपॉर्टेंस होता है एक स्पेस मिशन में, किस तरीके से वो अगर मान लीजिए इकोनॉमिकल ग्रोथ इतना नहीं है फिर भी वो स्पेस मिशन करता है, तो उसके बारे में यहाँ जानकारी लेंगे। अगला इंडिया का हेल्थ रिसर्च इज नॉट अलाइन विद द डिजीज बर्डन। क्या बताया जा रहा है कि अगर बात की जाए इंडिया के हेल्थ की तो वहां पे डिजीज बर्डन तो है लेकिन उसके हिसाब से देखा जाए तो हेल्थ की रिसर्च जो है उस तरफ नहीं दिखाते। इसका मतलब यह है कि आपका हेल्थ बर्डन अगर ज्यादा है, मान लो 20% हेल्थ बर्डन है, तो वहां पे रिसर्च या तो बहुत ज्यादा है या तो रिसर्च बहुत कम है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे हम लोग अलग अलग सेगमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग डिजीज के सेगमेंट से रिलेटेड अलग अलग हेल्थ रिसर्च को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इंडिया रोहिंग्या रिफ्यूजी चिल्ड्रन आर नॉट क्रिमिनल। देखिए क्या बताया जा रहा है, पहले 5 महीने में एक इम्पेयर्ड जो है, जो बच्चा जो है जन्म हुआ है रिफ्यूजी के रूप में, रोहिंग्या रिफ्यूजी था और उसको डिटेंशन में रखा गया, होल्डिंग में रखा गया। कहाँ पे? आपके जम्मू में जुलाई के टाइम पे, और वहां पे उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ठीक है, वो बच्चा क्या किया था, डेथ हो गया था। और ये वीडियो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वायरल हुआ था क्योंकि जो पुलिस थी उसने क्या किया था, टीयर गैस जो है उस छोटे से एरिया में, कंजेस्टेड एरिया में जहां पे ये होल्डिंग सेंटर है वहां पे उसने क्या किया था, टीयर गैस डाला था, जिसके वजह से ये कहा जा रहा है कि वो टीयर गैस के वजह से जो है डेथ किया गया। एक्चुअली में जो पुलिस की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें इन्होंने ये मना किया कि हमने जो है इस तरह की चीजें की है, लेकिन एक्चुअली में जो डेथ है वो टीयर गैस से नहीं हुई है। इस चीज को वो क्या कर रहे हैं, डिनाई कर दे रहे। ठीक है, और ये कहां पे हुआ था, कठुआ के जो सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस है उन्होंने इसका स्टेटमेंट जो है वो दिया और बाद में इसकी इंपॉर्टेंस बताई। क्या जो पीपल है, ये जो पीपल है नॉट प्रिजनर आर केप्ट इन हु जेल लाइक ए कंडीशन। क्या ये जो इम्पोर्टेंट हमें यहाँ पे सोचने की बात है कि ये जो लोग है, जो रोहिंग्या लोग है जो हमारे यहाँ पे रह रहे हैं, क्या वो एक्चुअली में क्रिमिनल है जिनको जेल में डाला जाता है, या जो रोहिंग्या म्यांमार की जो देखिए रोहिंग्या कहाँ से आए, आपके म्यांमार से। म्यांमार जो है कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा देखा जाए तो मोस्ट प्रोसिक्यूटर पीपल इन द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे रोहिंग्या रिफ्यूजी को काफी ज्यादा जो है एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्प्लेस किया जाता है और इनके साथ बहुत सारी अत्याचार जो है किया जाता है। ठीक है, अगर हम 6 साल का सिनेरियो देखें तो क्या बताया जा रहा है, तो अगस्त 25 कहीं ना कहीं मार्क किया जाता है जो 6 साल हो चुके हैं जब म्यांमार की मिलिट्री ने क्या किया था, इसके खिलाफ जो है मास एट्रोसिटी के खिलाफ जो है कैंपेन लॉन्च किया था, जिसमें किसके खिलाफ, रोहिंग्या जो कि रखीने स्टेट में रहते थे वहां पे इन्होंने क्या किया था, मास लेवल पे एट्रोसिटीज जो है लॉन्च किया था। ठीक है, इस तरह के कैंपेन को लॉन्च किया था। ये जिनोसाइड जो अटैक है वो कहीं ना कहीं शुरुआत हुई थी कब से, आपके अगस्त 2017 से, जिसके वजह से 7,70,000 जो रोहिंग्या है वो क्या हो गए, अपने जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाने के लिए मजबूर हो गए और कम से कम 20,000 जो थे वो इंडिया में आए हैं। ठीक है, और इससे ये पता चलता है, अगर बात की जाए इनके पर्टिकुलरली एरिया पे, जम्मू जो है एक होल्डिंग सेंटर के रूप में जो है यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे इनको प्रिजनर के रूप में, जो पहले एक क्या था, जेल था, अब यहाँ पे इन लोग को जो है रखा जाता है। अगर बात की जाए लगभग मोर देन 250 जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज है उनमें क्या है, वुमेन्स है और चिल्ड्रेन है जो यहाँ पे रखे गए। ठीक है, और बात की जाए ये कब से हैं, आपके मार्च 2021 से। अगर बहुत सारे देखा जाए तो उनमें यूएनएचसीआर की जो कार्ड है, मतलब जो रिफ्यूजी कार्ड है उनके पास है, फिर भी उन रिफ्यूजी कार्ड होने के बाद भी उनको क्या सही तरीके से सेफ्टी मिल पा रहा है, वो आइडेंटिटी कर पा रहे हैं अपनी सेफ्टी को, ये एक बात बनती है। अगर बात की जाए बहुत सारी उनके सामने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, जिस तरह की जो हमें ट्रबल देखने को मिलती है, जो ज्यादातर जम्मू के इंसिडेंट से राइज होती है, निकलते हैं, उसमें अलग अलग जो सिचुएशन है वो निकल के आती है। सबसे पहला एक क्वेश्चन ऑथर यहाँ पता कर रहा है कि व्हाई आर रिफ्यूजीज बीइंग ट्रीटेड एज क्रिमिनल। जो रिफ्यूजीज है उनको क्रिमिनल के रूप में क्यों ट्रीट किया जाता है, क्या ट्रीट करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम उनको क्रिमिनल की
तरह ट्रीट करते हैं तो उनको एक्चुअली में प्रिजनर की तरह हम लोग क्या करते हैं, जेल में बंद करके रखते हैं। ठीक है, और रोहिंग्या के साथ क्या हो रहा है इंडिया में, इंडिया में यही तो हो रहा है कि वो जो है एक सेंटर बना दिए गए हैं, ठीक है, और वहां पे उनको कैद करके रख रहे हैं और उनकी मूवमेंट जो है कहीं ना कहीं अब जो है रेस्ट्रिक्टेड कर दी गई है। तो क्या ये जरूरी है, तो ये ऑथर पूछना चाह रहा है, वाई हैज देयर मूवमेंट बिन रेस्ट्रिक्टेड, क्यों उनके जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड किया गया, क्यों जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा ट्रबल फेस कर रहे हैं, उनको जब बचपन में जब खेलने कूदने का उम्र होता है, उस खेलने कूदने की उम्र में उनको प्रिजनर की तरह डिटेंशन करके सेंटर में रखा जाता है। जो यहाँ पे चिल्ड्रन की बात की जा रही है, सबसे एक्सट्रीमली वल्नरेबल पॉपुलेशन माना जाता है और ये कहीं ना कहीं अपनी एथनिक फियर को कहीं ना कहीं सामने रख नहीं पाते हैं। अपनी जो देखिए उनके अंदर डर तो होता है, इतना ज्यादा डर होता है कि वो चार दीवारी के अंदर बंद है, किस तरीके से लोहे के सरिये बने हुए, तो उनके अंदर जो है एथनिक जो क्लिनेशन है वो नहीं हो पाता है, उनकी जो वैल्यूज वगैरह है वो कहीं ना कहीं डेवलप नहीं हो पाता है और वो हमेशा डर के साए में क्या है, जीते हैं। अगर हम ग्लोबली देखा जाए, ग्लोबली में इनको बताया गया है कि हम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उनको प्रोटेक्ट करने की, ये कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वर्ल्ड है ये मानती है और उनकी सर्वाइवल के लिए क्या करेंगे, उनकी थ्राइव के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए हम अपनी जो व्यूज वगैरह है उसको भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे। नॉट इम्प्रिजन देम, टीयर गैस देम और लीड देम टू डाई, ना तो हम उनको बंद करेंगे यानी कि जेल में बंद करेंगे, ना उन पे टीयर गैस छोड़ेंगे और ना ही उनको मरने देंगे। इस तरह की जो है वर्ल्ड में, ग्लोबल में बात की जाती है। अब अगर बात की जाए फॉरेन एक्ट की डिटेंशन के अंदर में क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई इंडिया डज नॉट हैव डोमेस्टिक लॉ कंसिस्टिंग पॉलिसी ऑन रिफ्यूजी एंड असाइलम्स। इंडिया के पास कोई ऐसी पॉलिसी, डोमेस्टिक लॉ नहीं है, पॉलिसीज नहीं है जो कि रेफ्यूजीज या असाइलम सीकर जो है उनके लिए बनाया गया हो, या इंडिया जो है वो ना तो आपके जो 1951 की रिफ्यूजी कन्वेंशन है ना तो उसको साइन किया है और ना ही 1967 के इसके प्रोटोकॉल को। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का जो रूल लगता है वो किस पे लगता है, फॉरेन एक्ट का रूल जो है, फॉरेन एक्ट 1946 के अंदर में ये जितने भी इलीगल माइग्रेंट हैं वो सारे किसमें आते हैं, फॉरेन एक्ट 1946 के रूप में, और उनको इसी के एक्ट के तहत क्या किया जाता है, एग्जीक्यूटिव पावर के थ्रू में फॉरेनर के रूप में देखा जाता है। और ये कहीं ना कहीं बात की जाती है, वल्नरेबल पीपल होते हैं और सबसे ज्यादा असाइलम और रेफ्यूजी जो है यही होते हैं, माना जाता है, जो हम लोग किसके अंडर में मानते हैं, फॉरेन एक्ट 1946 के अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि यूएनएचआरसी को आप रिकॉग्नाइज नहीं किए हो, जो रजिस्टर्ड है रेफ्यूजी इन इंडिया में वो क्या है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन डिटेंशन कहीं ना कहीं रिस्क है, किसमें, फॉरेन एक्ट के अंदर, जैसे कि सेक्शन 3 सब क्लोज 2 सब क्लोज ई के अंदर में, क्रिमिनल इम्प्रिजमेंट के एक्ट के अंदर में, ठीक है, 14, 14A, 14B, 14C, इनमें डिपोर्टेशन सेक्शन 3 सब क्लोज 2 सब क्लोज सी, ठीक है, इन सब के एक्ट के अंदर क्या किया जाता है, इंडिया की रिफ्यूजी को जो है उनकी जो रिस्क है उनको क्या किया जाता है, रजिस्टर किया जा सकता है। जो 100 जो लगभग 100 की बात की जाए, 100 से ज्यादा रोहिंग्या रिफ्यूजीज को कहीं ना कहीं आर्बिट्रली डिटेन किया गया है। डिटेन मतलब उनकी बिना वजह क्या किया गया, उनको पकड़ के जेल में बंद किया गया है, और काफी तो ऐसे हैं जो कि इंडेफिनिटली जो है इंडिया के जेल में ही बंद है और उनको डिटेंशन सेंटर में जो है रखा गया है। उनमें से बहुत सारे जो देखा जा रहा है कि बच्चे हैं, और ये बच्चे कहीं ना कहीं आउटसाइड वर्ल्ड को अपने चार दीवारी से ज्यादा देख ही नहीं पाते। इसका मतलब वो चार दीवारी के अंदर फंस के रह जाते हैं और उससे ज्यादा वो कुछ जानते ही नहीं है। अगर हम यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन चाइल्ड की बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल 6 क्या कहता है कि हर एक चाइल्ड के पास अपनी इनहेरेंट राइट टू लाइफ है, सर्वाइवल है और डेवलपमेंट है। और इंडिया ने कहीं ना कहीं जो ये राइट्स ऑफ चाइल्ड है इसको दिसंबर 1992 में क्या किया है, रेटिफाई किया है। और उस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को उस हिसाब से जो प्रोटेक्शन है चाइल्ड का, उसके लाइफ का, उसके डिग्निटी का, उसको क्या करना चाहिए, सेफ गार्ड करनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे चिल्ड्रन को जो होल्डिंग कर रहे हैं डिटेंशन फैसिलिटी के कारण से उनको ना तो फ्रीडम दे रहे हैं कोई भी एक्सेस ऑफ एजुकेशन के लिए, ना ही कोई लिबर्टी दे रहे हैं, और कोई भी एब्सोल्यूट जो भी वायलेशन होता है उसके लिए क्या हो, इनके हर चीज के लिए इनको मना किया जाता है, ठीक है।
तो इस वजह से राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, जिसमें सभी पर्सन हो, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो फॉरेनर हो। अगर हम बात करें फॉरेन एक्ट के 1946 के हिसाब से तो वो तो फॉरेनर में गिने जाएंगे। तो फॉरेनर है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि आपके पास सभी पर्सन, चाहे वो सिटीजन हो चाहे फॉरेनर हो, आपको क्या देना चाहिए, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो है आप उनको निश्चित कर सकते हो। लगभग 500 रोहिंग्या रिफ्यूजीज को डिटेन किया गया है अलग अलग डिटेंशन सेंटर के अंदर में, ठीक है, और उनको जेल में रखा गया इंडिया के अलग अलग जेल्स में जो है रखा गया है। उनमें बहुत सारे जो हैं वो क्या है, बच्चे हैं। अगर हम न्यू दिल्ली की बात करें, सराई रोहिल्ला सेंटर्स में अगर बात की जाए, न्यू दिल्ली ने 4 से 5 बच्चों को जो है वो एज ग्रुप जो है 5 से नीचे है और उनको इन्फेंसी से ही क्या किया गया, डिटेंशन में रखा गया है। और इनको कहीं ना कहीं बाहर की दुनिया को देखने के लिए कहीं ना कहीं मना है और ये उस डिटेंशन में बंद किए गए और आयरन रोड के अंदर वो अपनी जिंदगी जो है विंडो के अंदर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। और उनको जैसे जो बच्चे हैं छोटे उम्र में जिनको खेलने कूदने की उम्र होती है, उस उम्र में वो क्या कर रहे हैं, अभी भी डिटेंशन के रूप में रखे जा रहे हैं, जो कि बाहर जाके खेलना चाहते हैं, एक आजाद पक्षी की तरह घूमना चाहते हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी को क्या कर रहे हैं, रोहिंग्या रिफ्यूजीज की वजह से उनसे परमिट नहीं दी जा रही है। अगर हम बात करें, कुछ बच्चे जो है डिटेंशन सेंटर में रखे जाते हैं, कुछ जो है जेल में रखे जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ भी, जो और कुछ को जो है सेपरेट रखा जाता है और उनको जुवेनाइल जस्टिस होम जैसे अंडर जस्टिस एक्ट के अंदर उनको भेज दिया जाता है। इंडिया का जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो 2015 के हिसाब से क्या कहता है, फॉर चिल्ड्रन हु आर कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, अगर चिल्ड्रन अगर कॉन्फ्लिक्ट में आता है लॉ के अंडर में तो उनको जुवेनाइल एक्ट के अंदर रखा जा सकता है। यानी कि लॉ के साथ अगर कुछ छेड़छाड़ होता है, अगर उसमें कोई बच्चा आता है तो उनको किसमें रखा जा सकता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर में। अगर कोई बच्चा है, बच्चा यानी कि 18 ईयर से कम है। रोहिंग्या रिफ्यूजी चिल्ड्रन को यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं माना जा सकता है लॉ के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने तो कुछ नहीं किया, ठीक है ना। वो क्या चाहते हैं, वो तो सिर्फ सेफ्टी चाहते हैं ना, सेफ्टी के वजह से ही तो भाग के आए हैं, तो उनको हम लोग जस्टिस के कॉन्फ्लिक्ट कैसे कह सकते हैं, यानी कि लॉ के कॉन्फ्लिक्ट कैसे कह सकते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं। अब गाइडलाइंस को कैसे फॉलो किया जाए, टू इंश्योर नो अदर रोहिंग्या रिफ्यूज चिल्ड्रन डाइज इन डिटेंशन, हमें ये निश्चित करना होगा कि कोई भी बच्चा जो है वो इंडिया में किसी भी डिटेंशन सेंटर में डेथ ना हो रिफ्यूजीज के हिसाब से, यानी कि डिटेंशन के हिसाब से वो उसकी डेथ जो है ना हो। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखा होगा राइट टू लाइफ और डेवलपमेंट का भी यहाँ पे ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा। इनका हमारा प्राइमरी गेप कीवर होना चाहिए कि उनको रिलीज करें इमीडिएटली डिटेंशन के हिसाब से, और साथ ही साथ जो सभी रोहिंग्या है उनको अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंटरनल गाइडलाइन से डिटेंशन है या ट्रीटमेंट रिफ्यूजीज की तरह है उनको रिलीज करके विद इन 6 मंथ सब्जेक्ट कलेक्शन ऑफ बायोमेट्रिक डिटेल विद कंडीशन लोकल सिक्योरिटी गुड बिहेवियर रिपोर्टिंग ऑफ पॉलिस एवरी मंथ। तो ये सारी चीजों को करना चाहिए, यानी कि जो अगर हम उनको रिलीज करते हैं तो वहां पे बायोमेट्रिक डिटेल उनके पास होनी चाहिए, लोकल सिक्योरिटी होनी चाहिए, गुड बिहेवियर अगर हो तो ठीक है, और पुलिस जो रिपोर्टिंग जो है पुलिस को वो हर महीने उनको करना चाहिए। इस हिसाब से उनको क्या करना चाहिए, रिलीज करना चाहिए, क्योंकि उनकी भी एक अपनी पर्सनल लाइफ है, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो इंडिया में वर्क करती है, कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट टू अपॉइंट ombudsman, वो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे कि रिफ्यूजी डिटेंशन सेंटर जो है इंडिया की किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको आर्टिकल जो है क्लियर हो रहा हो। अगर आर्टिकल क्लियर हो रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बात करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट्स इन स्पेस मिशन। क्या बताया जा रहा है कि किस तरीके से एक स्टेट का जो है इंपॉर्टेंट होता है अपनी स्पेस मिशन में। अगर हम देखे जाए 23 अगस्त में क्या किया गया, चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान 3 का जो लैंडर मॉड्यूल है वो उसने कहीं ना कहीं सॉफ्ट लैंडिंग किया है, कहाँ पे, मून पे। और इंडिया पहली एक कंट्री ऐसी बन गई, चौथी कहो या पहली कहो, पहली कहेंगे तो साउथ पोल में, जो डार्क साइड के साउथ पोल में इंडिया पहली कंट्री बन गई है, और यहाँ पे चौथी कंट्री बन गई है आफ्टर अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन, यूएस और चाइना के बाद इस अचीवमेंट को पाने में। अगर इसके टेस्टामेंट की बात की जाए, ये कहीं ना कहीं इंडिया के साइंटिस्ट को दिखाता है और उनकी जो ऊंचाइयों को दिखाता है कि किस तरीके से उन्होंने लो कॉस्ट में ही उन्होंने क्या किया, इस तरह के टेस्टामेंट को जो है अचीवमेंट कर पाए। अगर हम बात करें
4 में से 3 कंट्री कहीं ना कहीं लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, मतलब इनके अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है वो काफी देर के बाद हुई है, और एक जो है डेवलप नेशन के रूप में जाने जाते हैं जो कि यूएस है। इनमें अगर इनमें हम लोग कुछ क्वेश्चन पर अगर प्रकाश डालें तो क्या बताता है, क्या फैक्टर है जो कि इनको अलाउ करता है, व्हाट फैक्टर अलाउ फॉर रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट इकोनॉमिकल पूल एम्बिशियस प्रोग्राम, कि इस तरह की कौन से फैक्टर है जिसके वजह से इनके इकोनॉमिकल जो कंस्ट्रेंट है वो, और किस तरह की लेसन्स को इनको होल्ड करना चाहिए ताकि ये इस तरह की चैलेंजेस को क्या कर सके, कॉम्बेट कर सके। और क्या क्वेश्चन पूछते हैं, डू सच प्रोग्राम, क्या ये जो प्रोग्राम है ये रिप्रेजेंट करता है जो हमारी रिसोर्सेस है, जो हमारी अटेंशन है उसको कहीं ना कहीं, जो हमारी डेवलपमेंट करना चाहिए, क्या वो इस डेवलपमेंट को रोक के वो इन रिसोर्सेज को क्या करता है, दूसरी जगह पे डाइवर्सन करता है। यानी कि अगर आपकी कंट्री पुवर्टी से है और आप स्पेस रिसर्च कर रहे हो तो क्या ये चीज जो है डाइवर्जन नहीं कर रहा है कि पुअर लोगों को जो यहाँ पे हंगर से मर रहे हैं पहले उनको खाना देना चाहिए, ना कि आपको स्पेस के लिए पहले प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ एस्टिमेट लगाया गया जिसमें ये बताया गया जो यूएसआर था, जो 1991 से पहले रसिया जो है यूएसएसआर था, उसने 50 से 60% साइज का था यूएस के इकोनॉमी के हिसाब से, 1960 के इकोनॉमी के हिसाब से। यानी कि इकोनॉमिक अगर यूएस की 100% है तो उसका 50 से 60% कौन था, यूएसएसआर था। ठीक है, जब उसने सबसे पहली बार अपनी स्पेसक्राफ्ट यानी कि लूनर 9 को मून पे लैंड करवाया, उसके बाद वर्ल्ड बैंक के डाटा के हिसाब से क्या कहता है, जब वहां पे परचेसिंग पावर की बात की जाए टर्म्स के हिसाब से, चाइना का पर कैपिटा इनकम जो है लगभग कितना है, 22% है यूएस के। कब, जो 2013 में जब उसने पहली बार मून पे लैंडिंग किया था। उसके हिसाब से देखा जाए इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो है 2022 में केवल 10.9% था, जब उसने भी इस चीज को अचीव कर पाया अब की बार। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, ये क्लियरली दिखाता है कहीं ना कहीं आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, आपके पास उतनी एम्बिशियस नहीं है, लेकिन फिर भी आप साइंटिफिक चीजों को अचीवमेंट, आउटकम्स को अचीवमेंट जो है कर सकते हो। एक क्लू के हिसाब से ये हमें पता लगता है कि ह्यूमन रिसोर्सेस के ऊपर किस तरीके से हम लोग जो है लाई कर रहे हैं। अगर चाइना, इंडिया, यूएस की बात की जाए, वर्ल्ड के सबसे पॉपुलस नेशन के रूप में जाना जाता है, और यहाँ पे कब से ये चीज बताया जा रहा है, 1970s के हिसाब से। जो रसिया की रैंक है टॉप 4 में रखी जाती है 1970s के हिसाब से। चाइना, रसिया और इंडिया की कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस भी यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से, पोस्ट वॉर और पोस्ट कॉलोनियल डेवलपमेंट के हिसाब से देखा गया है। यानी कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को भी बढ़ते देखा गया है, साइंस को भी बढ़ते देखा गया है। अगर हम अभी की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो शुरुआत भी किए गए। चाइना ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि उसने 2019 में बहुत सारे पेटेंट को क्या किया है, अपने यहाँ पे मंजूरी दी है, यहाँ पे पेटेंट करवाया है। अगर लार्ज नंबर ऑफ पोटेंशियल जो है साइंटिस्ट और इंजीनियर इन कंट्रीज में कहीं ना कहीं निकलेंगे तो वो सक्सेसर क्या होंगे, सक्सेसर ऑफ दीज नेशंस स्पेस एक्सप्लोरेशन डिस्पाइट नॉट बीइंग रिच एज डेवलप्ड वर्ल्ड। यानी कि कहने का मतलब आप अमीर होते हुए ना होते हुए भी आप क्या कर सकते हो, स्पेस एक्सप्लोरेशन को और आगे बढ़ा सकते हो। यहाँ अगर सक्सेस की बात की जाए, एक और सक्सेस की यहाँ पे बात की गई है यूएई स्पेस प्रोग्राम की, जो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट जो है प्ले करता है। देखिए यूएई जो है उसकी अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए वो क्या है, यूएस से ज्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 9 मिलियन ही है। ठीक है, 2023 में। और अगर बात की जाए 2020 में उसने क्या किया था, जापान की मदद से यूएई ने अपना लॉन्च किया था होप प्रोब को। किसको, होप प्रोब। तो ये याद रखना, होप प्रोब किसका है, होप प्रोब आपका यूएई का है। ठीक है, यहाँ होप प्रोब किसका है, यूएई का है, जो एंटर करती है मार्शियन ऑर्बिट में 2021 में, और ऐसा करने वाली ये पांचवी जो है कंट्री बन चुकी है आफ्टर रसिया, यूएस, चाइना और इंडिया के बाद उसने इस ऊंचाई को छुआ है। और ये जो रिमार्केबल अचीवमेंट है यूएई की स्पेस एजेंसी के द्वारा कब लॉन्च किया गया था, ओनली इनोग्रेटेड इन 2014 के टाइम पे ही किया गया था। अगर हम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल की बात करें तो यहाँ कहीं ना कहीं स्टेट्स का रोल जो हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अगर बात की जाए 2022 की, जो हेड ऑफ एमाइरेट मार्स मिशन है ओमन शरीफ के द्वारा जो स्ट्रेस किया गया था कि वो ट्रिपल हेलिक्स मॉडल की तरफ क्या करेगी, अपनी स्ट्रेस देगी, मतलब उसको खोजने की कोशिश करेगी। वो कहीं ना कहीं वेयर द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एकेडमिक वर्क टुगेदर नॉट सिलोस।
टू अचीव दिस अचीवमेंट, यानी कि वो जो अचीवमेंट होगी वो गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और एकेडमिक वर्क से ही वो एक साथ अगर आएंगे तो ही कर पाएंगे, ठीक है, तो वो कर पाएंगे। एक एक्टिव और कैपेबल से जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं, अगर कोई स्टेट मान लीजिए यूएस है, यूएस और एक्टिव है और आपके कैपेबल है, तो वो उस चीज को कर पाएगा, ना कि जो इंट्रूसिव है, जो धोखाधड़ी से उस चीज को कर रहा है वही अचीव कर पाएगा। ऐसा नहीं है। अगर जिनके अंदर एक्टिविटी है, जिनके अंदर जो एक्टिव है और जो कैपेबल है, वही स्टेट क्या होंगे यहाँ पे स्टेब्लिश कर पाएंगे अपने फ्रेमवर्क को, प्रोसीजर को, और साथ ही साथ ओवरकम कर पाएंगे जो उनके फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है, और इनेबल कर पाएंगे जो कि इंपॉर्टेंस है रिसोर्सेज के लिए, जैसे स्किल्ड वर्कर वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है। अगर हम प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री की बात करें, वो हालांकि अभी बढ़ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए, गवर्नमेंट का रोल कहीं ना कहीं इनेबल कर रहा है ज्यादातर कि वो स्पेस क्राफ्ट जो है वो लैंड करा सके मून में। एक क्वेश्चन और भी रेज होता है डेवलपिंग इकोनॉमी के हिसाब से कि पुवर्टी, सबसे कौन सी चीज प्रॉब्लम जो है, पुवर्टी, जो ये बताया जाता है कैन अफोर्ड द डाइवर्जन ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज टू सच एम्बिशियस प्रोग्राम। आपके इस एम्बिशियस प्रोग्राम के लिए क्या आप जो रिसोर्सेस है उसको पुवर्टी से, क्योंकि आपको देने की जरूरत है किसको, अभी पुवर्टी आपके यहाँ पे बढ़ रही है, तो आपको पहले इंश्योर करना पड़ेगा अपनी सोशल जो कंडीशन है वो ठीक करना पड़ेगा। लेकिन आपके सोशल कंडीशन यहाँ ठीक नहीं है और फिर भी आप क्या कर रहे हो, इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपने एम्बिशियस प्रोग्राम के लिए कर रहे हो, क्या ये अफोर्ड कर सकते हो, ये क्या डाइवर्जन नहीं होगा। तो एक प्रॉब्लम जो है इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे डायरेक्ट करता है किसको, डेवलपिंग इकोनॉमिक को, ठीक है। और क्या बताया जा रहा है, हालांकि जो डेवलपिंग नेशन है उसके पास इंटरनल प्रॉब्लम अगर देखी जाए तो बहुत सारी है, ठीक है। उस हिसाब से एक डॉक्यूमेंट्री जो समर ऑफ सॉल के हिसाब से यहाँ पे बताया गया था, जब अफ्रीका अमेरिका पार्टिसिपेशन जो था वो म्यूजिक फेस्टिवल 1968 में हेल्ड किया गया, कहाँ पे, हार्लेम में, न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपोजिशन देखा गया कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग हिस्ट्रिकली मून पे लैंडिंग कर रहे थे तो उस हिसाब से वहाँ पे अपोजिशन जो है देखा गया, मतलब वहाँ पे अपोज किया गया कि किस चीज का, जो यहाँ पे रेसिज्म का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर की इशू है, और ये कहीं ना कहीं अर्जेंट एक्शन लेने की जरूरत है। और आप कह रहे हो कि हम जो है पैसा जो है किस पे खर्च कर रहे हैं, सबसे ज्यादा डाइवर्ट कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को और अटेंशन को किस पे, स्पेस पे। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है आप उनको ना आइडेंटिफाई करके आप स्पेस की तरफ अपनी जो एम्बिशियस है उसकी तरफ बढ़ा रहे हो। और यहाँ पे अगर बात की जाए अपोलो मिशन की, वो कहीं ना कहीं जीत का पार्ट बना था, साथ ही साथ ह्यूमैनिटी के खिलाफ भी वहां पे, ठीक है, बहुत सारे एरिया में देखा जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन निकल के और आती है कि जो डायरेक्टेड है स्पेस प्रोग्राम के, क्या डाइवर्जन हो रही है, डेवलपमेंट की जो जरूरत अभी इस टाइम पे जो डेवलपमेंट की जरूरत है, क्या उनको हटा के आप ये जो रिसोर्सेस है, ये इस रिसोर्सेस को स्पेस प्रोग्राम में डाइवर्जन कर रहे हो, क्या ये वैलिड है किसी स्टेट्स के लिए। तो यहाँ पे ये आंसर देते हैं, वन कैन अपहोल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोग्राम इन मेटेरियल एंड साइंटिफिक सिस्टम। अगर हम देखे जाए तो ये कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने मेटेरियल के लिए, साइंटिफिक टर्म के लिए, और यहाँ पे नॉलेज का जो ग्लीन है वो कहीं ना कहीं इन मिशन से कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट होता है, और यहाँ ह्यूमन प्रोग्रेस होता है। और एक इसरो का जो डेमोन्स्ट्रेशन है, जो लॉन्च करना सैटेलाइट को अपने लो कॉस्ट के हिसाब से कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है और ज्यादा बिजनेस को और ज्यादा रेवेन्यू को, कहाँ से, आपके प्राइवेट प्लेयर से, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का भी आंसर दिया जा रहा है कि आपका जो रिसोर्सेस है क्या वो आप जहां जरूरत है उसमें ना लगा के आप स्पेस में कर रहे हो, क्या ये जरूरी है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है हमें मिल जाता है। एक सही पार्टनरशिप क्या होता है यहाँ पे बताया गया, इट फोकसेस अस रीइवेल्युएट द रोल ऑफ द स्टेट, यानी कि अपने स्टेट्स की जो रोल है उसको रीइवेल्युएट करना, उसकी जो मल्टीपल क्राइसिस है जो वर्ल्ड में, जैसे कि जो भी इनएबिलिटीज है उनको प्राइवेट सेक्टर के मदद से क्या करना, टैकल करना जो अनएडेड है, ठीक है। डाइकोटोमी जो कि स्टेट्स और मार्केट के बीच में फैली हुई है उनको कहीं ना कहीं सिंपली रेफरी के रूप में, जो स्टेट है वो सिंपल रेफरी के रूप में जाने जाए और उसको लंबे समय तक वैलिड ना रखें। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाती है। और अगर बात की जाए एक इन बुक मिशन इकोनॉमी में क्या बताया गया, जो इकोनॉमिस्ट है मरीना मजुकेटो, इन्होंने स्टडी किया है जो यूएस का रोल है, यूएस गवर्नमेंट का जो रोल है और जो नासा का रोल है, जो इनकी एक्टिविटी है इनके कोऑर्डिनेशन के हिसाब से चलती है, कि इनका जो रोल है अलग अलग डिफरेंट एक्टर और ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट पब्लिक ऑर्डर के रूप में देखा जाता है, ठीक है। और इसी वजह से क्या कर पाए, इन्होंने अपोलो मून लैंडिंग को सक्सेसफुली जो है लैंड कर पाए। बहुत सारे वर्क जो है
उनके वर्क जो है एग्जामिन किए गए और यहाँ पे इनोवेशन और सक्सेस को मॉडर्न डे की इकोनॉमिक्स में क्या किया गया, जोड़ा गया। और यहाँ पे और भी चीजों को देखा जा सकता है, जैसे सोशल प्रॉब्लम तो है, सोशल प्रॉब्लम में जैसे कि आपके क्लाइमेट चेंज आ गए, हंगर आ गए, ये सारे कहीं ना कहीं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए, इनको अगर हम मून पे लैंड कर रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है जो कि हमने आज के टाइम पे कर लिया है। और ये कहीं ना कहीं आगे नेविगेटेड करेगा कि हमारी जो अर्थ की जो कंसर्न है उनको भी कहीं ना कहीं ये एड्रेस करने की कोशिश करेगा और हमारी डेवलपमेंट जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको भी बनाए रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है इंडियन हेल्थ रिसर्च इज नॉट अलाइन विद डिजीज वर्जन। देखिए इसको मैं आर्टिकल के हिसाब से नहीं समझाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे डाटा दे रखा है, डाटा से कोई हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि डाटा इतने सारे हम लोग मेमोराइज नहीं कर पाएंगे। चलिए अब मैं इसकी बात करता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम कॉन्टेक्स्ट के बारे में जान लेते हैं कि तो आर्टिकल क्या कह रहा है, देख लेते कॉन्टेक्स्ट को। यहाँ पे कोविड-19 पेंडेमिक क्या हो रहा है, जो कि सिग्निफिकेंटली जो है उस टाइम पे हेल्थ कंडीशन को पूरा किया था, उस पर कहीं ना कहीं हम लोगों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को क्या किया था, आगे बढ़ाया था। और कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया जो है इसके साथ जुड़ा हुआ था और जिससे कि हेल्थ चैलेंजेस जो है उसको हम लोग ठीक तरीके से फंड जो है कर पा रहे थे। वहीं पे डिजीज बर्डन जो है यहाँ पे बात की जा रही है डिजीज बर्जन और जो मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी जैसे कंपोजिशन को, और जहाँ पे ये बात की गई डिसेबिलिटीज एडजस्टेड लाइफ ईयर के बारे में यहाँ पे जो है जो डिस्कस किया गया। अगर मैं यहाँ पे चार्ट के माध्यम से आपको बताऊं, जो रिलेटिव डिजीज बर्डन है देख सकते हैं आप, ये ब्लू लाइन का और हल्का ब्लू लाइन जो है शेयर ऑफ हेल्थ रिसर्च पब्लिकेशन की बात करता है, यानी कि आप हेल्थ रिसर्च में कितनी पब्लिकेशन में कितनी शेयर कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। देखिए अगर यहाँ नियोनेटल की बात की जाए उसकी जो लाइन है काफी लंबी है, वहीं पे अगर उसकी रिसर्च पब्लिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं कम है। ठीक है, वहीं डायबिटीज की अगर बात करें सबसे ज्यादा है और किडनी डिजीज की ज्यादा है और उसके हिसाब से रिसर्चर जो है कम है। तो ये क्या बताता है, अलग अलग कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, रिसर्चर को जो कंडीशन है, रिसर्चर जो पब्लिकेशन है उसको कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ा रहे, जिनके जरूरत नहीं है उनमें ज्यादा बढ़ा रहा है और जिनमें जरूरत है उनके हिसाब से कम किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग बात की जाएगी वर्ल्ड की, हाई इनकम कंट्री की, जो अपर मिडिल इनकम कंट्री की, इंडिया की, और जो लोअर इनकम कंट्री है उनकी बात की जा रही है। तो उस हिसाब से क्या बताया जा रहा है, जो यहाँ की कंडीशन है किस तरीके से आप देख सकते हैं, जो लियोनेटिकल कंडीशन है वो कितना बर्डन ज्यादा है, लेकिन पब्लिकेशन जो है, जो रिसर्च पब्लिकेशन है वो कितना कम है। वहीं कार्डियोवैस्कुलर की वहाँ पे भी आपकी जो है रिसर्च जो पब्लिकेशन है वो भी कम है लेकिन बर्डन जो है वो ज्यादा है। लेकिन अगर कैंसर की बात की जाए, कैंसर में बर्डन कम है लेकिन रिसर्चर यहाँ पे क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। वहीं ट्यूबरक्लोसिस में हम कह सकते हैं कि इक्वल है, कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं है कोई ज्यादा छोटा भी नहीं है। वहीं मलेरिया की बात की जाए सबसे ज्यादा लो इनकम कंट्री भी किया जा रहा है, लेकिन बाकी के ऊपर देखा जाए इंडिया में भी क्या हो रहा है, काफी ज्यादा रिसर्च जो है किया जा रहा है लेकिन उतना बर्डन है नहीं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, अपने रिसर्च पे फोकस करना चाहिए जो हेल्थ की नीड है। ये नहीं कि हम हाई इनकम कंट्री को देखते हुए उनकी मार्केट के हिसाब से उनकी डिमांड के हिसाब से चल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने यहाँ पे समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके तब जाके हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, रिसर्च को करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके हिसाब से हमें फंड जो है डाइवर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।